आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, कैसे हैं सभी साथी? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, क्लासें नियमित तरीक़े से नहीं चल पा रही हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि ऑफ़लाइन में इतनी समस्या होती है कि ऑनलाइन नहीं ले पाता क्लास, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि नियमित तरीक़ा से क्लास ली जाए। होली जो आ रही है, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए होली की एडवांस में शुभकामनाएं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हमारी ये होली आ रही है, होली के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, डबल बैच लाइव क्लास चलाया करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो हमारी राजनीतिक सिद्धांत का जो बैच चल रहा है शाम के समय, वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और जो एक क्लास हम लोग सुबह में स्टार्ट करेंगे, लगभग सुबह 7 बजे के आसपास, तो सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे ये हमारा बैच की टाइमिंग रहने वाली है। ये हम लोग लाइव क्लास रहेंगी हमारी। अब अपनी जो क्लास आया करेंगी, अब रिकॉर्डेड नहीं चलेंगे, अब हमारी क्लासेस लाइव चले करेंगे, क्योंकि हमने लाइव का व्यवस्था बनाई है और आप लोगों के लिए पूरी मेहनत से हम लोग डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, एक वीडियो भी बना दी जाएगी होली पर, और आप लोगों को मैसेज द्वारा भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने संप्रभुता के प्रकार देख रहे थे, और हम लोगों ने संप्रभुता के प्रकार में क्या देखा, हमने बताया 2 प्रकार की संप्रभुता होती है। एक एकलवादी संप्रभुता होती है, एक होती है बहुलवादी संप्रभुता, है ना। एकलवादी संप्रभुता हम लोग पढ़ चुके हैं। आपसे पूछा जाए एकलवादी संप्रभुता के जनक कौन है, तो ऑस्टिन है। विचार किसने दिया, तो बोधा ने दिया। इनके विचारों किसने आगे बढ़ाया, तो हॉब्स ने बढ़ाया। एकलवादी संप्रभुता का विचार किसके नाम से जुड़ गया, तो ऑस्टिन के नाम से जुड़ गया, ठीक है। चलिए आज के जो क्लास है हमारी, टॉपिक है, उसको स्टार्ट हम करते हैं। टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, बहुलवादी संप्रभुता। बहुलवादी संप्रभुता। चलिए, हम लोग पहला पढ़ चुके हैं एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करके भी पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं आज बहुलवादी संप्रभुता। बहुलवादी संप्रभुता, ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इसको। एकलवादी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप ही, या फिर इसके विरोध स्वरूप ही कौन सी संप्रभुता आई, तो बहुलवादी संप्रभुता आई। यानी कि जो बहुलवादी संप्रभुता आई वो एकलवादी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर विरोध स्वरूप अस्तित्व में आई। अब आप लोगों को मैंने एक डायग्राम बना करके समझाया होगा, आप लोग पुनः देखिएगा दोबारा। मैंने आपको बताया था, हम इस डायग्राम में दोनों को देख लेंगे, ठीक है। हमने बताया था आपको एकलवादी संप्रभुता ये कब से कब तक थी, 16वीं शताब्दी से लेकर और 19वीं शताब्दी तक एकलवादी संप्रभुता हमारी विद्यमान थी। एकलवादी संप्रभुता। दूसरी हमने देखी जो 20वीं शताब्दी में आई हमारी, कब आई, 20वीं शताब्दी में जो आई वो कौन सी आई, वो बहुलवादी संप्रभुता आई हमारी। बहुलवादी संप्रभुता हमारी अस्तित्व में आई। पूरी तरीक़ा से कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लगभग 1945 के बाद कौन आई अस्तित्व में, बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। जहां साथियों मैंने आपको एकलवादी संप्रभुता के बारे में बताया था कि जो एकलवादी संप्रभुता है हमारी,
है ना। एकलवादी संप्रभुता किस पर आधारित है, तो हमारी एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है। एकलवादी संप्रभुता के बारे में क्या बताया, एकलवादी संप्रभुता किस पर आधारित है, तो एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एकलवादी संप्रभुता जो होती है वो सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है। ये क्या करती है, ये सत्ता के केंद्रीयकरण, सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है। वही जो हमारी बहुलवादी संप्रभुता है ये किस पर आधारित है, तो ये संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ये किस पर आधारित है भैया, ये संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है, व्यवस्था पर आधारित है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। किसमें, सत्ता के विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीयकरण में विश्वास करती है। ठीक, जो हमारी एकलवादी संप्रभुता है यह संप्रभुता को क्या मानती है, यह संप्रभुता को असीमित मानती है। क्या मानती है, यह संप्रभुता को क्या मानती है, असीमित, असीमित और अविभाज्य, अविभाज्य मानती है। तो ये संप्रभुता क्या मानती है, असीमित और अविभाज्य मानती है। वहीं जो हमारी बहुलवादी संप्रभुता है ये संप्रभुता को क्या मानती है, यह संप्रभुता को सीमित मानती है, सीमित और विभाज्य मानती है। क्या मानती है, विभाज्य मानती है ना। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। कब बताई थी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। समझिएगा, जो एकलवादी संप्रभुता है वो हमारी 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रही, है ना। एकलवादी संप्रभुता किस पर आधारित है, तो एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है। यह सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है। यह संप्रभुता क्या मानती है, असीमित और अविभाज्य मानती है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है। वहीं 20वीं शताब्दी में कौन आई हमारी, तो बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। पूरी तरीक़ा से कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अस्तित्व में आई 1945 में। संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है ये, कौन, बहुलवादी संप्रभुता संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है ना। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। यह संप्रभुता को सीमित और विभाज्य मानती है। क्या मानती है, सीमित और विभाज्य मानती है। वहीं जो हमारी एकलवादी संप्रभुता है यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। यह किसको बढ़ावा देती है, यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। यह किसको बढ़ावा देती है, तो यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। वहीं जो हमारी बहुलवादी संप्रभुता है ये किसको बढ़ावा देती है, तो ये समुदायवाद को, समुदायवाद या समूहवाद, समूहवाद को बढ़ावा देती है। कौन, बहुलवादी संप्रभुता। इतनी क्लियर है बात आपको। और ध्यान रखिएगा एक आध पॉइंट, जो हमारी बहुलवादी संप्रभुता होती है यह सकारात्मक उदारवाद
एवं लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास करती है। लिखिए, जो हमारी बहुलवादी संप्रभुता होती है यह सकारात्मक उदारवाद एवं लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास करती है। या फिर इसको बढ़ावा देती है। किसको? सकारात्मक उदारवाद या फिर लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देती है ना। सामाजिक न्याय की अवधारणा भी इसी की देन मानी जाती है। बहुलवादी संप्रभुता के बारे में और लिखें कि जो हमारी सामाजिक न्याय की अवधारणा है, सामाजिक न्याय की अवधारणा इसकी देन मानी जाती है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा किसकी देन मानी जाती है? क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो बहुलवाद की देन मानी जाती है। किसकी? बहुलवादियों की देन मानी जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके बहुलवाद के जनक कौन है, बहुलवादी संप्रभुता के, तो गिरियक और मैटलैंड इसके जनक माने जाते हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? गिरियक और मैटलैंड इसके क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ठीक है, गिरियक और मैटलैंड। आगे इसके समर्थकों की भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आपको क्लियर हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक बार पुनः ध्यान रखिएगा आप लोग कि जहां एकलवादी संप्रभुता एकात्मक व्यवस्था पर आधारित है, यह सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करती है, संप्रभुता को असीमित मानती है। संप्रभुता सीमित नहीं बल्कि असीमित है। यह संप्रभुता को अविभाज्य मानती है कि विभाजन नहीं हो सकता संप्रभुता का, है ना। यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। कौन? एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता को लाने वाले कौन थे? तो बोंदा थे। कौन थे? बोंदा। ठीक है, बहुलवादी संप्रभुता में यह संघात्मक व्यवस्था पर आधारित होती है, यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, यह सीमित और विभाज्य मानती है। किसको? संप्रभुता को। यह समुदायवाद या समूहवाद को बढ़ावा देती है। एक यानी कि जो बहुलवादी संप्रभुता है, बहुलवादी संप्रभुता किसको बढ़ावा देती है? सकारात्मक उदारवाद या फिर लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देती है। सामाजिक न्याय की अवधारणा ही किसका सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो इसी की देन मानी जाती है। किसकी? बहुलवादी संप्रभुता की। ठीक है साथियों, इतनी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। जो बहुलवादी संप्रभुता है हमारी, बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर क्या करती है? प्रहार करती है। सुनते रहिएगा ध्यान से कि जो हमारी बहुलवादी संप्रभुता है, बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर क्या करती है? प्रहार करती है। और क्या कहती है? ये कहती है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है। संप्रभुता असीमित नहीं बल्कि सीमित है। कौन कहती है? बहुलवादी संप्रभुता कहती है। साथियों, जहां मार्क्सवादी, श्रमिक संघवाद और अराजकतावादी ये सभी राज्य के विरोधी हैं। ये सभी क्या हैं? राज्य का इन्होंने विरोध किया।
ये चाहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य का ये अंत कर देना चाहते हैं। कौन कौन? मार्क्सवाद, श्रमिक संघवाद और अराजकतावादी। मैं आपको समाजवाद, मार्क्सवाद वगैरह जब पढ़ाऊंगा तो जब ही मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मार्क्सवादी हैं, जो अराजकतावादी हैं और जो श्रमिक संघवादी हैं, श्रमिक संघवाद जो है हमारा, वो सब लोग क्या मानते हैं? वो राज्य का अंत कर देना चाहते हैं। यह राज्य के विरोधी हैं। ये क्या हैं? राज्य के विरोधी हैं। जैसे मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य क्या है? राज्य शोषण का एक उपक्रम है। राज्य क्या करता है? राज्य लोगों का शोषण करता है। वहीं अराजकतावादी क्या कहते हैं? अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अराजकतावादी मानते हैं। वही जो हमारे बहुलवाद है, बहुलवादी राज्य का अंत नहीं करना चाहते, बल्कि राज्य को सीमित करना चाहते हैं। बल्कि राज्य को सीमित करना चाहते हैं। बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मार्क्सवाद, श्रमिक संघवाद, अराजकतावाद ये राज्य का अंत कर देना चाहते हैं, राज्य के विरोधी हैं। वही हमारे बहुलवादी क्या हैं? बहुलवादी राज्य को सीमित करना चाहते हैं। राज्य को क्या करना चाहते हैं? सीमित करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? है ना? बहुलवादी मानते हैं कि राज्य एवं संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता। राज्य एवं संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता। राज्य एवं संप्रभु राज्य के अंदर और राज्य के बाहर अब सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि सीमित है। कौन मानते हैं? तो बहुलवादी मानते हैं। जरा इसे आप लोग उतारने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है साथियों, चलिए लिखिए, जहां बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर प्रहार करती है और कहती है कि राज्य असीमित नहीं बल्कि सीमित है। राज्य अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है। तो बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर क्या करती है? प्रहार करती है कि राज्य सीमित नहीं, असीमित नहीं बल्कि सीमित है। राज्य, या फिर यहाँ संप्रभुता भी आप लिख सकते हैं, संप्रभुता।
संप्रभुता या राज्य असीमित नहीं बल्कि सीमित है। राज्य या संप्रभुता अविभाज्य नहीं बल्कि क्या है, विभाज्य है। कौन मानता है? तो यह बहुलवादी मानते हैं। जहां मार्क्सवादी, लिखिए जहां मार्क्सवाद श्रमिक संघवाद और अराजकतावादी राज्य का अंत कर देना चाहते हैं, अंत कर देना चाहते हैं, वहीं बहुलवादी राज्य का अंत नहीं बल्कि उसको सीमित करना चाहते हैं। राज्य का अंत नहीं बल्कि उसको सीमित करना चाहते हैं। कौन मानते हैं? तो बहुलवादी। बहुलवादी मानते हैं, आगे लिखिए, बहुलवादी मानते हैं कि राज्य एवं संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता। तो राज्य या संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता। राज्य या संप्रभु, राज्य या संप्रभु राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर अब सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि सीमित है। तो बहुलवादी मानते हैं कि राज्य एवं संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता। राज्य एवं संप्रभु राज्य के अंदर और राज्य के बाहर अब सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि क्या है, सीमित है। कौन मानते हैं? तो संप्रभु मानते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि संप्रभुता को कैसा मानते हैं, सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। राज्य या संप्रभु को क्या मानते हैं, सीमित कर देना चाहते हैं एक प्रकार से। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? वहीं हमारे जो मार्क्सवादी हैं, अराजकतावादी हैं और जो श्रमिक संघवाद हैं, ये राज्य का पूरी तरीका से अंत कर देना चाहते हैं, पूरी तरीका से राज्य के विरोधी हैं। अराजकतावादियों में गांधी जी भी आते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी के एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स और गांधी जी की विचारधारा कहाँ एक समान दिखाई देती है, यानी किस बिंदु पर एक समान दिखाई देती है? तो राज्य के विनाश पर। यानी कि मार्क्सवादी भी राज्य नहीं चाहते और अराजकतावादी भी राज्य नहीं चाहते। तो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग साथ रहेंगे हमारे तो आप लोगों को हम बताते रहेंगे। ये फैक्ट नहीं है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए साथियों। क्या बताया मैंने आपको?
देखिए मैं डबल डबल बार क्यों बताता हूँ आपको, दो तीन तीन बार क्यों बताता हूँ, ताकि आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए, और जब एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इन सबको, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लें, आपको टॉपिक पक्का। दोबारा अगर आवश्यकता पड़ती दोबारा वीडियो देखें आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो बहुलवादी संप्रभुता है, बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता के अविभाज्यता के सिद्धांत पर प्रहार करती है और कहती है कि संप्रभुता, और क्या कहती है कि राज्य या संप्रभुता क्या है, अविभाज्य नहीं बल्कि क्या है, विभाज्य है। संप्रभुता असीमित नहीं बल्कि सीमित है। कौन कहती है? बहुलवादी संप्रभुता। मैंने आपको बताया कि जहां मार्क्सवादी, अराजकतावादी, श्रमिक संघवादी मानते हैं, क्या मानते हैं, ये राज्य का अंत कर देना चाहते हैं कि राज्य एक विरोधी है, यानी कि राज्य के विरोधी हैं, ये राज्य नहीं चाहते। वहीं बहुलवादी क्या चाहते हैं? बहुलवादी राज्य का अंत नहीं करना चाहते बल्कि राज्य को सीमित करना चाहते हैं, बल्कि राज्य को सीमित कर देना चाहते हैं। बहुलवादी मानते हैं कि राज्य एवं संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता, राज्य एवं संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता। राज्य या संप्रभु राज्य के अंदर और राज्य के बाहर अब सर्वशक्तिमान नहीं बल्कि क्या है, सीमित है। किसने माना है? तब बहुलवादी संप्रभुता के जो समर्थक हैं उन्होंने ये बात मानी है। बहुलवादी पहली ऐसी विचारधारा है जो क्या मानती है, जो मानती है कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। क्या मानती है? तो बहुलवादी पहली ऐसी विचारधारा है जो क्या मानती है, जो मानती है कि जो राज्य है हमारा वो छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है, यानी छोटे छोटे संघों से मिलकर के एक बड़ा संघ बना है। कौन? राज्य। छोटे छोटे संघ, जैसे किसान संघ, किसान का संगठन, यूनियन समूह अपना अलग है, टीचरों का अपना समूह अलग है ना, स्टूडेंट का समूह अलग है, छात्र संघ, किसान यूनियन, है ना, अपने जो एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं, उनका संघ अलग है। तो तमाम प्रकार के जो संघ हैं उन सभी छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। कौन? राज्य। अर्थात कहा जाए तो राज्य संघों का संघ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्य संघों का संघ है, यह किसने माना? तो बहुलवादी संप्रभुता ने, बहुलवादी संप्रभुता के जो समर्थक हैं उन्होंने माना। कैसे है राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ? जरा इस बात को लिखिए। बहुलवाद पहली ऐसी विचारधारा है जिसने माना कि राज्य छोटे छोटे संघ या समूहों का एक बड़ा संघ है। तो राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है, अर्थात राज्य संघों का संघ है, अर्थात राज्य संघों का संघ है। छोटे छोटे समूहों से मिलकर के राज्य बना है। देखिए सुनिए, अब राज्य क्या है? राज्य छोटे छोटे समूह या संघों का कहे एक बड़ा संघ है। ये इधर देखिएगा, चित्र में आपको बना रहा हूं, दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। ये क्या भैया? ये राज्य है। ये क्या है? ये हमारा राज्य है। राज्य क्या है? छोटे छोटे समूहों का, छोटे छोटे जो संघ हैं उनका एक बड़ा संघ है। ये छोटे छोटे संघ हैं,
ये क्या है? ये छोटे छोटे संघ हैं, समूह हैं। इसमें से कुछ छात्र संघ होंगे, कुछ वकील संघ होंगे, वकील का संगठन होगा अपना समूह, किसान संगठन होगा, कोई डॉक्टरों का संगठन होगा, कोई टीचरों का संगठन होगा। तो ये क्या है? ये समूह हैं, समूह या फिर संघ हैं। ये भी संघ है, ये भी संघ है। तो इन सभी संघों का एक बड़ा संघ क्या है? राज्य है। कौन मानता है? तो ये बहुलवादी जो विचारधारा है वो मानती है। डायग्राम दिमाग में होना चाहिए कि राज्य छोटे छोटे संघों का एक बड़ा संघ है। ये तमाम प्रकार के संघ या मैंने समूह बनाए, इन सब से मिलकर के एक बड़ा समूह या फिर राज्य बना है। तो राज्य छोटे छोटे समूहों का या फिर संघों का एक बड़ा संघ है, अर्थात राज्य संघों का संघ है। ये आपको पता होनी चाहिए। बहुलवादी मानते हैं कि जो संप्रभुता होती है, संप्रभुता राज्य और संघ में बटी हुई है। संप्रभुता किसमें बटी हुई है? राज्य और ये जो समूह या संघ है इनमें बटी हुई है। बहुलवादी मानते हैं कि जितना समूह या संघ, ये जो संघ है, जितना ये शक्तिशाली है उतना ही राज्य शक्तिशाली है। मैंने आपको बताया कि बहुलवादी मानते हैं कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता राज्य और संघ या समूह में बटी हुई है। ये कहते हैं कि जितना संघ शक्तिशाली है उतना ही हमारा राज्य शक्तिशाली है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए जो व्यक्ति है, व्यक्ति राज्य का भी सदस्य है और व्यक्ति संघ का भी सदस्य है। व्यक्ति राज्य का भी सदस्य है, व्यक्ति संघ का भी सदस्य है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो व्यक्ति इन दोनों का सदस्य है। व्यक्ति की निष्ठा इन दोनों में है। व्यक्ति की निष्ठा किस में है? इन दोनों के प्रति है। बहुलवादी मानते हैं कि यद्यपि राज्य और संघ में कोई अंतर नहीं होता, राज्य और संघ में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो राज्य होता है हमारा वो संघ से अधिक शक्तिशाली होता है। वह संघ से अधिक शक्तिशाली होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जो हमारी संप्रभुता होती है, संप्रभुता हमारी राज्य और संघ या समूह में बटी हुई है। बहुलवादी मानते हैं कि जितना संघ या समूह शक्तिशाली है उतना ही हमारा राज्य शक्तिशाली है। इसीलिए व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति इन दोनों का सदस्य होता है। व्यक्ति संघ का भी सदस्य होता है, व्यक्ति राज्य का भी सदस्य होता है। बहुलवादी यह मानते हैं, क्या मानते हैं कि यदि भी देखा जाए तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यदि फिर भी देखा जाए तो राज्य जो होता है, राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली होता है। राज्य क्या होता है? राज्य संघ की अपेक्षा ज़्यादा या फिर अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों राज्य अधिक शक्तिशाली होता है भाई? इसमें कुछ अंतर हैं, इसमें कुछ अंतर हैं। जैसे अंतरों में देखा जाए तो इन्होंने बताया कि जो राज्य होता है, राज्य की हमें सदस्यता अनिवार्य होती है लेनी। राज्य क्या होता है? राज्य की सदस्यता हमें अनिवार्य है, लेकिन संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, या फिर समूह जो है इसकी सदस्यता अनिवार्य हमको नहीं है। राज्य के पास क्या होती है? राज्य के पास दंडकारी और बाध्यकारी शक्ति होती है। राज्य के पास क्या होती है? दंडकारी और बाध्यकारी। दंडकारी और बाध्यकारी शक्ति होती है राज्य के पास। इस शक्ति का प्रयोग राज्य कब करता है? इस शक्ति का प्रयोग राज्य जब करता है जब इन सभी समूहों में राज्य को आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने के लिए राज्य दंडकारी और बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है।
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता दोनों में बटी हुई है। जितना ये शक्तिशाली है उतना ही ये शक्तिशाली है, इनमें कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो राज्य अधिक शक्तिशाली है समूह की अपेक्षा, संघ की अपेक्षा। राज्य क्यों शक्तिशाली है अधिक? क्योंकि राज्य के पास दंडकारी और बाध्यकारी शक्ति होती है, और राज्य की हमारे लिए सदस्यता अनिवार्य होती है लेनी, समूह की सदस्यता अनिवार्य नहीं। राज्य बाध्यकारी और दंडकारी शक्ति का प्रयोग कब करता है? जब उसे इन सभी समूहों में आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने के लिए या फिर आपस में तालमेल स्थापित करने के लिए दंडकारी और बाध्यकारी शक्ति का राज्य प्रयोग करता है। इसीलिए कहा जाए तो राज्य समूह की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप साथियों? है ना? तो आगे लिखने का प्रयास कीजिए। मैंने कहाँ तक आपको लिखवाया? राज्य संघों का संघ है, आपको ऐसा पता चल गई। चलो आगे लिखें। लिखिए आगे। बहुलवादी मानते हैं कि संप्रभुता राज्य एवं संघ या समूह बटी हुई है। राज्य या समूह में संप्रभुता क्या है? बटी हुई है। जितना राज्य शक्तिशाली है, जितना राज्य शक्तिशाली है उतना ही संघ शक्तिशाली है। जितना राज्य शक्तिशाली है उतना ही संघ शक्तिशाली है। कौन मानता है? तो बहुलवादी मानते हैं। व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति इन दोनों का सदस्य होता है। व्यक्ति राज्य का भी सदस्य होता है, व्यक्ति संघ का भी सदस्य होता है। इसलिए व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों में बनाए हुए है। व्यक्ति राज्य का भी सदस्य है और संघ का भी सदस्य है। लिखने का प्रयास कीजिए यदि यहाँ पर आ जाए तो। व्यक्ति, हम यहाँ लिखें ऊपर, व्यक्ति संघ का भी सदस्य है और राज्य का भी सदस्य है। व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों में रखता है। व्यक्ति अपनी निष्ठा दोनों में रखता है। इतना आप लोग उतारिए जरा इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो साथियों मेरे साथ आप लोग लाइव बैच में आना ना भूलें, क्योंकि होली के बाद हम लोग जो क्लास होंगी हमारी वो सभी लाइव क्लास होंगी, क्योंकि हमने लाइव की व्यवस्था करी है।
अब तक तो रिकॉर्डेड क्लासें होती थी हमारी, लेकिन आप लोग बेहतरीन तरीक़े से अप्लाई करते रहिए और आपके जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी साथी हैं आपके, आप सभी लोग उनके तक वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जो आपके गुरुजी हैं, गुरुजी भी थोड़ा बहुत ये है कि आप लोगों की पहचान से हमारी पहचान होगी। चलिए आगे लिखिए। बहुलवादी मानते हैं कि यद्यपि बहुलवादी मानते हैं कि बहुलवादी मानते हैं यद्यपि देखा जाए तो संघ एवं राज्य दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्रभुत्व संपन्न हैं। दोनों ही क्या हैं? दोनों ही प्रभुत्व संपन्न हैं। दोनों ही क्या हैं? दोनों ही प्रभुत्व संपन्न हैं, लेकिन राज्य संघ की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। लेकिन राज्य संघ की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। लेकिन राज्य क्या है? राज्य संघ की अपेक्षा क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है। राज्य अधिक शक्तिशाली क्यों है? उसके पीछे के कारण हैं। इसलिए राज्य और संघ में अंतर है। राज्य और संघ में अंतर है। टॉपिक डालिए, राज्य एवं संघ के बीच निम्नलिखित अंतर है। राज्य एवं संघ के बीच निम्नलिखित अंतर। राज्य एवं संघ के बीच क्या है? निम्नलिखित अंतर है। पहला, मैंने आपको बताया कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। लिखिए, पहला अंतर कौन सा है? राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। पहला अंतर क्या है कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। दूसरा अंतर क्या है हमारा कि राज्य के पास क्या होती है? राज्य के पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्ति होती है, जबकि संघ के पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्तियां नहीं होती। लिखिए, दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है हमारा
कि राज्य के पास दंडकारी एवं बाध्यकारी शक्तियां होती हैं। जबकि संघ के पास बाध्यकारी एवं दंडकारी शक्तियां नहीं होती हैं। राज्य के पास दंडकारी एवं बाध्यकारी शक्तियां होती हैं, जबकि संघ के पास ना तो बाध्यकारी शक्ति होती है, ना ही हमारी दंडकारी शक्ति होती है। साथियों, इंक डाल रहा हूं मैं, इंक थोड़ा समाप्त हो गई है अपनी। चलिए, तो आगे बहुलवादी क्या कहते हैं? बहुलवादी कहते हैं कि जो राज्य के पास बाध्यकारी और दंडकारी शक्तियां होती हैं, राज्य इन शक्तियों का प्रयोग कब करता है? राज्य इन शक्तियों का प्रयोग संघों के बीच में आपसी सामंजस्य और तालमेल बनाने के लिए करता है। चलिए, बहुलवादी मानते हैं कि राज्य के पास जो दंडकारी एवं बाध्यकारी शक्तियां राज्य के पास दंडकारी एवं बाध्यकारी शक्तियां इसलिए होती हैं जिससे राज्य सभी संघों के मध्य आपसी सामंजस्य और तालमेल बना सके। तो राज्य के पास जो दंडकारी बाध्यकारी शक्तियां होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि राज्य संघों के बीच में आपसी तालमेल और सामंजस्य स्थापित कर सके। ये कौन मानते हैं? तो बहुलवादी मानते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी साथियों, है ना? तो यदि देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि बहुलवाद के जनक कौन हैं।
तो जनक में किसका नाम आता है बहुलवाद के? जनक कौन कौन है? जनक बहुलवाद के जनक कौन है? इसके जनक की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया इसके जनक कौन हैं, तो गिरियक और मैटलैंड हैं। गिरियक एवं मैटलैंड हैं। गिरियक कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो गिरियक कहाँ के विचारक माने जाते हैं भाई? गिरियक जर्मन के हैं। गिरियक कहाँ के हैं? जर्मन के। मैटलैंड कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड। ये क्या माने जाते हैं? इसके जनक माने जाते हैं। यदि इसके समर्थकों की बात करी जाए, समर्थक कौन कौन है? जैसे समर्थकों में बात करी जाए तो लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, और आपके क्रेब हैं। क्रेब लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, क्रेव हैं, लिंडसे हैं लिंडसे हैं, है ना। डिग्वी है, डिग्विट या फिर डिग्विट हैं, बारकर हैं, फिंगिस हैं, बारकर, फिंगिस हैं, और आपके मिसफालेट हैं। मिसफालेट अगर देखा जाए तो मिसफालेट, ये क्या माने जाते हैं? इसके समर्थक माने जाते हैं साथियों। कौन कौन? लॉस्की। समर्थक कौन कौन है? लॉस्की हैं, मैकाइवर हैं, क्रेव हैं, लिंडसे हैं, डिग्विट हैं, बारकर हैं, फिंगिस हैं, मिसफालेट हैं। ये सभी क्या माने जाते हैं? इसके समर्थक माने जाते हैं, है ना। लॉस्की, मैकाइवर, क्रेव, लिंडसे, डिग्विट, बारकर, फिंगिस और मिसफालेट क्या माने जाते हैं? इसके समर्थक माने जाते हैं। बहुलवादी विचारधारा में कुछ सिद्धांत हैं भाई साहब। कौन कौन से सिद्धांत हैं? बहुलवादी विचारधारा ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, मतलब इसके कुछ कोर बातें हैं। बहुलवादी विचारधारा की कुछ कोर बातें हैं जो यह विचारधारा उसका समर्थन करती है, जो इसके सिद्धांत हैं। डालिए जरा टॉपिक। चलिए, बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत टॉपिक डालिए। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत, जैसे साथियों कौन कौन सी इसकी कोर बातें हैं बहुलवादी सिद्धांत की, बहुलवादी विचारधारा की। ये राज्य को क्या मानती है? बहुलवादी विचारधारा राज्य को भाई साहब संघों का संघ मानती है। क्लियर है? बहुलवादी विचारधारा राज्य को क्या मानती है? संघों का संघ मानती है। यह बहुलवादी विचारधारा संप्रभुता को क्या मानती है? संप्रभुता को विभाजित और सीमित मानती है ना। चलिए यहाँ पर लिखिए, बहुलवाद
बहुलवाद राज्य को संघों का संघ मानता है। ठीक, मुझे साथियों आप लोग कमेंट में एक प्रश्न का जवाब दीजिए, ये जो राज्य है, इस राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी राज्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किसने किया, यानी राज्य शब्द किसने बताया, है ना? चलिए मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया। ठीक, चलिए तो दूसरा, बहुलवाद संप्रभुता, बहुलवाद संप्रभुता को सीमित एवं विभाज्य मानता है। तो बहुलवाद संप्रभुता को सीमित एवं विभाज्य मानता है। यह कानूनी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में है। कानूनी संप्रभुता मतलब एकलवादी संप्रभुता। लिखिए, यह विचारधारा एकलवादी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई। किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप? एकलवादी संप्रभुता या फिर कानूनी संप्रभुता। इसको ही बोलते हैं हम कानूनी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर विरोध स्वरूप अस्तित्व में आई। यह किसमें विश्वास करती है? या लोकतंत्र में विश्वास करती है। यह किसमें विश्वास करती है? बहुलवादी विचारधारा किसमें विश्वास करती है? लोकतंत्र में विश्वास करती है। नंबर 5, बहुलवादी विचारधारा जो है वो है सत्ता के विकेंद्रीयकरण में विश्वास करती है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। बहुलवादी विचारधारा मानती है कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। लिखिए, नंबर 6, बहुलवादी विचारधारा मानती है कि संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभु का निर्माण किया है। बल्कि कानून ने ही किसका निर्माण किया है? संप्रभु का निर्माण किया है।
बहुलवाद क्या मानता है? बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। लिखिए, बहुलवाद बहुलवादी विचारधारा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करती है। तो बहुलवादी जो विचारधारा है वह व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करती है। यह मानती है कि जिस प्रकार जनता का प्रतिनिधि करते हैं, जिस प्रकार जनता का प्रतिनिधि करते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि होने चाहिए। कौन मानती है? तो बहुलवादी संप्रभुता मानती है। यानी कि बहुलवादी जो विचारधारा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व विश्वास करती है। यह मानती है कि जिस प्रकार जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि होते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि होने चाहिए। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जनक कौन है? तो GDH कोल को कहा जाता है। लिखिए जरा, आ जाएगा यहीं पर। बहुलवादी विचारधारा मानती है कि जिस प्रकार जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि होते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय का भी प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। व्यवसाय का भी प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। तो कौन मानता है? बहुलवादी विचारधारा मानती है। बहुलवादी विचारधारा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व विश्वास करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जो जनक हैं, जनक कौन है? तो GDH कोल हैं। GDH कोल। तो GDH कोल को क्या कहा जाता है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। ठीक, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। GDH कोल का क्या कहना है? भाई GDH कोल जब जनक है तो GDH कोल भी कुछ ना कुछ कहेंगे, है ना। चलिए, GDH कोल का क्या कहना है यहाँ लिख लेंगे हम लोग। GDH कोल मानते हैं, GDH कोल कहते हैं कि जिस प्रकार लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए संसद है, जिस प्रकार लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए संसद होती है, उसी प्रकार व्यवसाय की समस्या को सुनने के लिए आर्थिक संसद होनी चाहिए। ये कौन मानते हैं? GDH कोल मानते हैं। आगे लिखिए, GDH कोल के अनुसार, यहां पर लिखिए GDH कोल के अनुसार, GDH कोल के अनुसार जिस प्रकार
लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए संसद होती है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए एक आर्थिक संसद होनी चाहिए। तो जीडीएच कॉल कहते हैं कि जिस प्रकार लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक संसद होती है, उसी प्रकार व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए क्या होनी चाहिए? एक आर्थिक संसद होनी चाहिए। कौन मानते हैं? तो भैया जीडीएच कॉल यह मानते हैं, है ना। तो मैंने बहुलवाद के जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, इसके कौन कौन से मैंने आपको बताया है। तो बहुलवाद जो है, बहुलवाद क्या मानती है? ये राज्य को संघों का संघ मानती है। बहुलवादी संप्रभुता, बहुलवाद क्या मानते हैं? बहुलवादी संप्रभुता को विभाजित और सीमित मानती है, विभाजित और सीमित मानती है। बहुलवादी संप्रभुता जो आई, बहुलवादी संप्रभुता एकलवादी संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई। यह लोकतंत्र में विश्वास करती है, यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में भी विश्वास करती है, यह व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करती है। बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। बहुलवादी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जनक कौन हैं? तो जीडीएच कॉल हैं, जीडीएच कॉल हैं। जीडीएच कॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जिस प्रकार जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिस प्रकार जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद होती है, उसी प्रकार व्यवसाय की समस्याओं को सुनने के लिए भी एक आर्थिक संसद होनी चाहिए और उनका भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कौन मानते हैं? तो जीडीएच कॉल मानते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात मैंने आपको बताई। इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था ये समाप्त हुआ, बहुलवादी संप्रभुता। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। कौन? संप्रभुता जो चैप्टर था हमारा, चौथा चैप्टर, पहली यूनिट का चौथा चैप्टर जो था। अगली जो हमारी क्लास होगी, अगली क्लास हमारी जो होगी वो हमारी दूसरे यूनिट पर होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, है ना, लोकतंत्र एवं न्यायिक तंत्र, विधि एवं दंड के सिद्धांत, नागरिकता, ये सभी हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर उसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, तो बने रहिए एफएम गोल्ड परिवार के साथ। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है और लाइव क्लास में आना ना भूले करें। आप लोग होली के बाद हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब तक के लिए आप सभी अपने साथियों को बता दें कि एक नंबर गुरुजी पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं और जो है अच्छे से हम लोग पढ़ाई करें ताकि हम लोग भी सिलेक्शन पा जाएँ। ठीक है साथियों, जब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।